हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पाषाण काल। आज का टॉपिक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे भी हमारे एनटीए हो या कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, आईएएस लेवल से लेकर हमारा एसएससी एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि पाषाण काल। तो क्या है पाषाण काल? तो शुरू कर देते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए जो है हमने तीन भागों के अंदर बांटा है। पहले हमने तीन भागों के अंदर किस तरीके से बांटा था, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल। लेकिन उसके बाद भी हमने पाषाण काल को पढ़ने के लिए तीन भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री एज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक या फिर प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिकल एज, और उसके बाद ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्रिकल एज। ये क्या चीज़ होती है तीनों को, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो जो प्राग इतिहास है हमारा, इसके अंदर क्या था कि जितनी भी घटनाएं थी इसके अंदर हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, यानी कि इससे संबंधित हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो किससे मिले? पाषाण उपकरणों से मिले हैं, बर्तनों से मिले हैं। तो क्या हुआ, इसके अंदर लिखित सामग्री नहीं थी, यानी कि इंसान उस समय क्या था कि लिखने से अनभिज्ञ था, लिखना वो नहीं जानता था। तो जितने भी इसके साक्ष्य हैं वो कैसे हैं? एक तरह के हमारे पास मिट्टी के बर्तन हैं, उपकरण हैं, भवन अवशेष हैं। तो ये सभी जो है हमें क्या देते हैं? हमें प्री हिस्टोरिकल एज की साक्ष्य देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्री इतिहास या प्री हिस्ट्री एज कहते हैं, या प्राग इतिहास कहते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिकल एज की। प्रोटो हिस्ट्रिकल में क्या था कि जो लेखन की जो प्रचलन था वो बढ़ गया था, लेकिन दोस्तों बढ़ तो गया था, लेकिन उस समय की जो लिपि वो आज तक नहीं पढ़ी गई थी। यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की, जो हमारे आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। यानी कि इसकी जो सभ्यता की लिपि आज तक भी हमारे जो है पढ़ी नहीं गई है। बहुत जो इतिहासकारों ने कोशिश की है, बहुत विद्वानों ने कोशिश की है पढ़ने की, लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। यानी कि आदि इतिहास काल के अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को रखा है, जो कि लिखित सामग्री तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल एज की, यानी कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव ने जो है काफ़ी विकास कर लिया था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब इंसान जो है, मानव जो है वो लिखने भी लग गया था, और इसके अंदर साथ साथ में बहुत सारे अवशेषों को भी बनाने लग गया था। यानी कि इसके अंदर जो मानव जो है, होमो सैपियंस, जो आधुनिक मानव है, उसका धरती पर विकास हो गया था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐतिहासिक जो काल है हमारे पास, इस समय अब हर तरीके के जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, वो उपलब्ध हो गए थे। चाहे वो पाषाणिक काल से जुड़े हों, यानी कि हमारे पास भग्नावशेष हो, भवन के अवशेष हों, ठीक है, या फिर लिखित सामग्री हो, या और भी बहुत सारे अवशेष हों, वो सभी जो उपलब्ध हो गए थे। यानी कि आधुनिक मानव, जो कि ज्ञानी मानव कहलाता है, उसका जो विकास इस समय हो गया था। तो क्या हुआ, ये तीन हमने काल को बांटा है। कौन कौन से? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्रीज। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब उसकी बात कर लेते हैं हमारे पाषाण काल की, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा कर लेते हैं। अब पाषाण युग क्या चीज़ है? यानी कि मानव की जो सारी जीवन शैली थी, यानी जो सुबह से लेकर शाम तक की जो जीवन शैली थी, जो संस्कृति, वो किस पर आधारित थी? पत्थरों पर आश्रित थी दोस्तों। क्यों पत्थरों पर आश्रित थी? क्योंकि वो क्या करता था? पत्थरों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों का औजार बनाता था, उससे पत्थरों से, औजारों से पशुओं का जो शिकार करता था, उसको खाता था और अपना जीवन निर्वाह करता था दोस्तों, ठीक है। और पत्थरों को रगड़ के ही वो क्या करता? आग का आविष्कार करता था। और उस पर जो शुरुआती दौर में तो वो आग का प्रयोग नहीं कर पाया था, लेकिन आगे चल के जब पत्थरों से रगड़ से जो आग प्राप्त हुई, उससे वो अब क्या कर रहा? मांस को भूनने लगा था। पशुओं से बचने के लिए, आग से, मतलब कि ठंड से बचने के लिए भी जो अपने जो पत्थरों का प्रयोग करने लगा था। तो हमने इसको, यानी कि अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने, या फिर इसको सहूलियत के लिए, आसानी तौर के लिए इसको तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से तीन भाग है आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण यानी कि न्योलिथिक एज। ये तीन कालों के अंदर पाषाण काल को डिवाइड किया गया है।
चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि पूरा पाषाण क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण क्या है। पूरा पाषाण काल दोस्तों वो है जो जिसमें मानव का जो जीवन था वो आखेट था, यानी कि खाद्य सामग्री को उसमें वो क्या कर रहा था कि कोई कृषि नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, ना वो अपने किसी सामान को संग्रह करके रखता था, सिर्फ युद्ध करता था, मतलब कि शिकार करता था और शिकार करके खा लेता था, बस यही उसका काम था। तो ये पूरा पाषाण था। तो सबसे पहले जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुस्ट है उन्होंने 1863 के अंदर मद्रास के बलरम से पूरा पाषाण युग के औजार प्राप्त किए हैं। वो क्या औजार थे? हैंड-एक्स की खोज की थी, यानी कि एक कुल्हाड़ी थी, हैंड-एक्स था, एक कुल्हाड़ी थी जो कि कहाँ कौन से काल की है? पूरा पाषाण की। कहाँ से प्राप्त हुई? मद्रास के पलवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही के अंदर महाराष्ट्र के बोरी, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के अंदर बोरी नामक स्थान से खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं जो कि अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पुरानी है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एक तो ये कि कहाँ से सबसे पहले पूरा पाषाण के औजार मिले हैं, कहाँ से? मद्रास के बलराम से। किसने खोजे? रॉबर्ट ब्रूस ने। कब खोजे? 1863 में। और मनुष्य की उत्पत्ति कब मानी गई है? 14 लाख वर्ष पुरानी मानी गई है। उस समय के जो मानव थे वो क्या कहलाते थे? मनुष्य क्या कहलाते? निग्रोटो जाति के कहलाते थे। तो ये इतने से क्वेश्चन के अंदर बल्कि कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे इतने से, ठीक है, तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, भारत के अंदर पूरा पाषाण युग के औजार जो है प्रगतिहासिक के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटे गए हैं, यानी कि जो औजार थे वो भी 3 अलग अलग अवस्थाओं में बांटे गए हैं। वो कौन से है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है उसकी 3 संस्कृति थी। पहले जो है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसके अंदर हैंड-एक्स और विदरनी का यूज हुआ, कैलेवर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर ये हैंड-एक्स और विदरनी जो थी इसका यूज किया था, हस्त कुठार और विदरनी। और दूसरा जो था मध्य पाषाण काल का जो है शल्क औजार बनाए जाते थे। शल्क यानी कि उसको छील कर एक साइड से छील लिया जाता था और उसका औजार बना लिया जाता, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल के अंदर क्या होता था कि शल्क और फल्क यानी कि ब्लेड के अनुसार, यानी ब्लेड आपने देखा होगा जो आधुनिक ब्लेड है, बहुत सारे जेलेट कंपनी के बहुत सारे ब्लेड देखे होंगे आपने। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से धारदार होते हैं। तो ये जो तकनीकी थी, फल्क जो तकनीकी थी उच्चपुरा पाषाण काल की, तो इसके अंदर आप पत्थरों को दोनों तरफ से हथियार बना देते थे, यानी कि दोनों तरफ से जो है उसको प्याना कर लेते थे, तीखा कर लेते थे, ताकि जो उसको फेंक के मारा जाए तो जानवर के जो किसी भी हिस्से में लगे, यानी कि वो जो पत्थर है जानवर की किसी साइड से भी लग जाए वो उसको घायल कर दे या फिर मार गिराए। तो ये 3 प्रकार के थे। कौन से? निम्नपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण और उच्चपुरा पाषाण। जो पूर्व पाषाण काल के अंदर महत्वपूर्ण जो स्थल है, स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एनटी नेट के अंदर तो स्थल पूछ ही लेते हैं। तो हमारे जो पूर्व पाषाण के स्थल है वो कौन कौन से हैं? पहलगाम है कश्मीर के अंदर, जो बेलन घाटी है इलाहाबाद जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। और भीमबेटका और जो आदमगढ़ है होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और जो सिंह तालाब है नागौर जिले के अंदर है राजस्थान के अंदर। नवेसा अहमदाबाद जिले के अंदर यानी महाराष्ट्र में। और जो संगी है गुलबर्गा के अंदर यानी कर्नाटक के अंदर स्थित है। उसके अलावा जो अतिरंगपक्कम है ये कहाँ? तमिलनाडु के अंदर है। और उसके बाद जो मध्यपुरा पाषाण के स्थल है दोस्तों वो कौन से हैं? भीमबेटका, नवेसा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की राहुरी पहाड़ियाँ और नर्मदा किनारे के स्थित जो है समानापुर है वो सभी है इसी के हैं। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। पहले कौन सा पढ़ा था हमने? पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? तो इस काल के अंदर जो उपकरण थे वो बहुत ही छोटे थे दोस्तों, मतलब कि वो 9 इंच के होते, 1 इंच से लेके 9 इंच तक के औजार होते थे, जिसके अर्धचंद्राकार यानी कि वो अर्धचंद्राकार तरीके के होते थे। आपने देखा होगा मोगली फायर टाइप से होते थे, अर्धचंद्राकार होते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिरकी से बनी होती थी, वो बहुत छोटे होते थे। कितने? 1 इंच से लेके 9 इंच तक होते थे। ठीक है, तो इसी काल को जो है क्या कहा गया है? लघु जो पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथिक काल भी इसको कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर जो यूज होता था यानी कि जो मटेरियल यूज किया जाता था, जो पदार्थ यूज होता था वो क्या था? क्वार्टजाइट के स्थान पर अब पहले कौन सा यूज हो रहा है? जो क्वार्टजाइट एक पत्थर था मटेरियल यूज होता था कच्चा माल। अब यहाँ पे जस्पर और एगेट और चट और जैसे चलासिडीनी जैसे पदार्थों का प्रयोग होने लगा था इसके अंदर। तो ये इसके अंदर अब धीरे धीरे क्या हुआ था? मध्य पाषाण के अंदर अब कृषि का भी जो कृषि और पशुपालन को भी आकर्षित करने लगे थे, यानी कि लोग अब इसके अंदर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, यानी कि अब क्या कर रहे हैं? कृषि हो रही है, पशुपालन जो है उत्थान होने लगा है। तो इसके भी साक्ष्य हमें बागोर और अहमदाबाद जो अहमदगढ़ है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ साक्ष्य मिलते हैं वहाँ के भेड़ बकरियों पालने के हमें कहाँ से? आदमगढ़ और बागोर से।
चलिए अब कुछ स्थल देख लेते हैं। बागोर है जो राजस्थान के अंदर है, लगनाज है गुजरात के अंदर, सराय नहरा है, चौपानी मांडो, महागढ़ा, दमदमा ये उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका, आजमगढ़ ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये महत्वपूर्ण इसके स्थल रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अब इसके अंदर जो प्रारूप सारा चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि इसका जो समय काल है वो कौन सा है, 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अब 1000 ईसा पूर्व आ गया, यानी कि इसके बाद का जो काल शुरू होने वाला है वो कौन सा स्टार्ट होने वाला है, ताम्र पाषाणिक काल शुरू होने वाला है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ताम्र पाषाणिक काल सुनेंगे। चलिए तो इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस काल के अंदर सबसे पहले क्या कहा गया, नवपाषाण काल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अब जो है इसका क्षेत्र विशाल हो गया था, सब जो इसका क्षेत्र जो है अब बढ़ने लगा था। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, 1860 में ली मंसूरिया ने इस काल को प्रथम प्रस्तर उपकरण यानी कि जो इसका औजार था, उपकरण था, वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और आगामी जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो औजार है वो कहाँ से खोजा गया और किसने खोजा जो है ली मंसूरिया ने खोजा। कब खोजा? 1860 के अंदर। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया है। इसके बाद 1872 में जो है निबिलियन फेजर ने कर्नाटक के बेलोरी क्षेत्र में, जो कि कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है, जो यानी कि नवपाषाण या उत्तर पाषाण कालीन जो सभ्यता के कुछ मुख्य स्थल देखे गए। बेलोरी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तर पाषाण काल है या नवपाषाण काल है उसका दक्षिण के अंदर कौन सा स्थल पाया गया है, तो वो कौन सा है, बेलोरी है। किसने खोजा है? तो वो खोजा है निबिलियन फेजर ने। और कब खोजा है? तो 1872 के अंदर खोजा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस काल की सबसे प्राचीन जो बस्ती रही है वो हो गई है मेहरगढ़ दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ भैंस के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। दो क्वेश्चन ये बन गए। क्या बन गए कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से, ठीक है। कब मिले? 7000 ईसा पूर्व। और यहाँ से पालतू पशु कौन सा मिला है? भैंस मिली है, यानी कि सबसे पहले भैंस के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद नवपाषाण का स्थल एक है कश्मीर में बुर्ज होम, जिसमें कब्र मिली है किसकी? पालतू कुत्ते और भेड़ियों को उसके साथ में मालिक के साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले गए, यानी कि बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम से क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है बुर्ज होम का, यानी कि जन्म स्थल, इसको जन्म स्थल कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है बुर्ज होम का। तो यहाँ से कब्र मिली है जहाँ से कुत्ता व भेड़ियों जो है मालिक के साथ दफनाए गए हैं, जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिला है हमें नवपाषाणिक काल का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल के जो जनक कहलाते हैं वो है जॉन लुबक, जिन्होंने इसको सबसे पहले नवपाषाणिक क्रांति नाम के जनक नाम से जाने जाते हैं। कौन? जॉन लुबक, क्रांति नाम दिया। और जो गार्डन जाइल्ड है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया है? नवपाषाणिक क्रांति। और जो जॉन लुबक, उन्होंने क्या नाम दिया? नवपाषाण। इस चीज़ को आप तो समझना कि नवपाषाण किसने नाम दिया? जॉन लुबक ने। और नवपाषाण क्रांति किसने नाम दिया? वो दिया गार्डन चाइल्ड ने। कश्मीर के गुफरकाल से गर्तावास गड्ढे वाले घर भी मिले हैं। गुफरकाल यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार का घर, इस तरीके से, यानी कि जो गुफरकाल है यहाँ से गर्तावास घर मिले, यानी कि गड्ढे वाले घर मिले। एक तरीके के आप बंकर देखते हैं, जो कि हमारे सैनिक भाई होते हैं, उनके जो रहने की जगह होती है वो बॉर्डर पे रहते हैं, तो क्या करते हैं, बंकर बना लेते हैं, यानी कि ज़मीन खोद कर वहाँ पे रहते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ गर्तावास गड्ढे जो हमें कश्मीर के गुफरकाल से भी मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गर्तावास जो गड्ढे गुफरकाल से मिले वो कौन से काल से संबंधित है, तो आपको याद रखना कैसे, नवपाषाण काल से। कहाँ से मिले? गुफरकाल से। कहाँ संबंधित रखते हैं? कश्मीर से। तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल में पॉलिशदार व चमकदार उद्योगों के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि अब उत्थान हो रहा है, अब लोग आधुनिक तरह की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अब पॉलिशदार चमकदार जो है उद्योग धंधे चलने लगे। वहाँ के जो जितने भी मृद भांड है अब वो क्या होने लगे, अब चमकदार होने लगे, यानी पॉलिश की जाने लगी उन पर। और यहाँ पे एक भस्म टीला मिला, नवपाषाण काल के अंदर कि पिकली हल से एक भस्म टीला मिला। इसको समझिए क्या होता है भस्म टीला। भस्म टीला वो होता है कि भस्म का अर्थ होता है राख। आप सभी जानते हैं राख जो चूल्हे के अंदर से निकलती है, कुछ अवशेष वगैरह जला ले, उपले वगैरह जला लेते हैं, और लकड़ी वगैरह जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं या भस्म बोलते हैं। तो वो अवशेष मिले हैं पिकली हल से, नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल है। तो ये पिकली हल से कैसे, ये मतलब बना कैसे था? तो जब गौशाला होती थी, यानी कि बहुत सारे पशु एक साथ होते थे, तो उनके जो गोहा वगैरह होता, जो अवशिष्ट होता था, वो
एक जगह डाल देते थे और उसमें आग लगा दी जाती थी। तो वो क्या बन जाता था, बसम टीला बन जाता था, यानी राख का बहुत बड़ा ढेर बन जाता था। तो इसको बोलते हैं बसम टीला। तो वो कहाँ से मिला है, पिकली हल से मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा है यूपी के अंदर, वहाँ से चावल के जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यूपी वैसे ही आपको पता है सबसे ज़्यादा मशहूर है। अभी हाल ही के अंदर जो हमारा बुद्धा चावल है, बुद्धा जो काला नमक चावल भी कहता है, जो सिंगापुर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो जो यूपी पहले नोएडा से है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रहा है शुरू से ही। तो कोल्डी हवा जो यूपी के न स्थल है, एक साइट है किसकी, नवपाषाण काल की, वहाँ से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं चावल के। तो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद अपने चिरांद की जो बिहार में स्थित है, वहाँ से हिरन की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी स्थल किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नवपाषाण काल से। उसके बाद महागारा से गौशाला के साक्ष्य मिले। गौशाला यानी कि गौशाला, जहाँ पे एक साथ पशु रहते हैं, जो गाय वगैरह रहती हैं एक जगह पे, उसको कहते हैं गौशाला कहते हैं। जो कहाँ से मिली, गौशाला यानी कि महागारा से हमें गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और मुख्य मुद्दे जैसे कश्मीर है, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ये सारे जो स्थल हैं क्या है, हमारे नवपाषाणिक स्थल है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा नवपाषाण जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने आपको पढ़ाया पाषाण काल। चलिए तो अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा ताम्रपाषाण काल। तो वीडियो को अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दें। जो आपके साथीगण हैं, दोस्त हैं, जो अच्छी तरीके से जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं शुरू से बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उनको भी ये लिंक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दीजिए तो वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।